आज हमारा तीसरा सेशन है प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स एंड आज का सेशन हम शॉर्ट रखेंगे क्योंकि टुडे इज संडे तो हम सबकी यूनिवर्सिटी होती है कल। विल कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। जब तक और लोग नहीं आते आई एम गोइंग टू डू अ लिटिल रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। ये सारे टॉपिक्स हमने फ्राइडे और सैटरडे के सेशंस में कवर कर चुके हैं। इनमें से अगर किसी का अभी तक कोई सवाल है या क्वेरी है वो पूछ सकता है बिफोर वी स्टार्ट सेशन 3। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि ये सब कुछ क्लियर है। बिल्कुल, ये हमने सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिए। हमने सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम भी सीख लिया है कि इसमें हेडर फाइल आती है, लाइब्रेरी इधर से हम लेके आते हैं। हमने मेन फंक्शन की भी बात कर ली थी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। हमने स्टेटमेंट्स की भी बात कर ली थी, printf शोज आउटपुट टू द स्क्रीन, एंड हमने रिटर्न जीरो को भी डिस्कस कर लिया था। बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का अब सबको क्लियर होना चाहिए। एंड देन जो हमने कल का सेशन किया था उसमें हमने फोकस किया था कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। उसमें हमने डाटा टाइप्स डिस्कस की थी, इंट, फ्लोट, चार। वेरिएबल की नेमिंग, हमने रूल्स पढ़े थे कि नेमिंग की क्या कन्वेंशंस होती हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन वैल्यू कैसे असाइन करते हैं वेरिएबल को। ये हमने एक्सटेंसिवली कवर कर लिया था कल। Yes, we also did this, declaring a variable or initializing a variable कैसे करते हैं। हमने बेसिक डाटा टाइप्स, ये क्लियर होनी चाहिए कि बेसिक डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनके साइजेस क्या क्या हैं। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ होते हैं सी में, जो कि जावा में भी यूज़ होते हैं बट देर नॉट नेसेसरी इन जावा, लेकिन सी में ये नेसेसरी होते हैं। इनके बगैर नहीं चलता, आपका प्रिंट स्टेटमेंट इनके बगैर नहीं काम करेगा। हमने %d, %f, %c, %s ये सारे हमने पढ़ लिए थे। हमने डिस्कस किया था कि यू हैव टू यूज़ द करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द स्पेसिफाइड डाटा टाइप। अच्छा, फिर ये भी हमने बात कर ली थी कि printf का सिंटैक्स क्या होता है। आपने अगर टेक्स्ट लिखना हो, टेक्स्ट लिखते हो, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर, कोट्स एंड करते हो, कॉमा डालते हो, एंड देन वेरिएबल नेम। और जो की टेक अवे आपका सेशन 2 का होना चाहिए था, इट शुड बी दिस: अ वेरिएबल इन सी मस्ट बी अ स्पेसिफाइड डाटा टाइप and you must use a format specifier inside the printf function to display it. ये भी हमने कर दिया था। Constants का आप लोगों को पता चल गया है, it's a keyword, it makes it कि एक variable की value हम change नहीं कर सकते आगे जाके। अच्छा, कल का जो हमने लास्ट टॉपिक किया था that was scanf। printf का तो हमें पता चल गया था कि printf आउटपुट के लिए होती है। scanf का भी हमने सीख लिया था कि scanf is to take input from the user। जब यूज़र कीबोर्ड से कुछ टाइप करे तो वो हमारा प्रोग्राम कैसे इंटरप्रेट करे। वी रेड कि scanf इसका कीवर्ड होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, इसमें कॉमा यूज़ होता है, एंड देन सबसे ज़रूरी चीज़ एट द एड्रेस ऑफ, हमने एंड का साइन यूज़ करना होता है वेरिएबल के नाम के साथ। एंड देन दिस वाज अ लिटिल कंपैरिजन जो हमने किया था कि जावा में आउटपुट इनपुट कैसे लेते हैं वर्सेस सी में आउटपुट इनपुट कैसे लेते हैं। सो दैट ब्रिंग्स अस टू सेशन 3। आज का टॉपिक ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल्स इन सी। पहले मैंने इसमें लूप्स भी डिस्कस करने थे बट क्योंकि आप सब ने मुझे बताया था कि लूप्स इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स दैट यू स्ट्रगल विद, इसलिए इसमें मैं आज लूप्स नहीं कवर कर रही। उसके लिए हम अलग सेशन रखेंगे नेक्स्ट वीकेंड। वी आर स्टिकिंग टू ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल्स इन दिस। लेकिन ये काफ़ी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं और ये ऐसे हैं कि अगर आपको सी में समझ आ गया आपको बाकी लैंग्वेजेस में भी समझ आ जाएंगे। सबसे पहला काम, दिस थिंग जो मैं हर दफ़ा कहती हूँ आप लोग खोल के बैठा करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से प्रोग्राम नहीं लिखोगे आपको समझ नहीं आएगी। इट्स गुड अगर ये आप लोग सब अभी खोल लो ताकि साथ साथ यू कैन कोड अलॉन्ग। इट्स प्रोग्राम इज सी ऑनलाइन कंपाइलर। अच्छा, कल जब हमने डाटा टाइप्स की डिस्कशन की थी तो उसमें हमने इंट भी डिस्कस कर लिया था, फ्लोट भी डिस्कस कर लिया था, डबल, चार, एक रह गया था बूल। I won't be discussing void क्योंकि उसका मुझे खुद नहीं पता वो क्या करता है। I've never used that before C programming में। लेकिन bool is important as a basic data type, इसको आपको आना चाहिए। Boolean variable, as you know, bool true या false होता है। ये built in डाटा टाइप नहीं है सी में, जैसे कि int, float और char, ये तो built in डाटा टाइप्स थे ना। bool built in डाटा टाइप नहीं है, तो हमें एक्चुअली उसको इंपोर्ट करना पड़ता है थ्रू ए हेडर लाइब्रेरी। इसके लिए हम std bool.h यूज़ करते हैं और वो हम इधर लिख देते हैं अपनी हेडर लाइन में।
एक दफ़ा आप इसको इंपोर्ट कर लेते हो, देन जहाँ पर भी आप बूल का कीवर्ड यूज़ करते हो अपने प्रोग्राम में, आपके कंपाइलर को समझ आ जाती है कि आप क्या करना चाह रहे हो. You're using bool as a data type. इसको अगर आप नहीं मेंशन करोगे तो कंपाइलर को समझ नहीं आएगी कि बूल का क्या मतलब है. So जब भी आपने बूल यूज़ करना है, you have to write this at the top. जब आप बूल का वेरिएबल डाटा टाइप डिक्लेयर कर लो, उसके बाद वही सिंटैक्स फॉलो करना है, अपने वेरिएबल का नेम यूज़ करना है, एंड देन बूल या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. ये कीवर्ड्स हैं सी में, ट्रू या फॉल्स, और ये कीवर्ड्स सिर्फ बूल डाटा टाइप के साथ एसोसिएटेड हैं. अगर आप किसी और वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की कोशिश करो ट्रू या फॉल्स पे, इट वोंट वर्क. ये बूल के साथ ही होंगे, ट्रू या फॉल्स. बट द थिंग इज, इसको ज़्यादा ध्यान से सुनना है, जब आप बूल को यूज़ करते हो ना, जब आप उसको प्रिंट एफ स्टेटमेंट में प्रिंट करने की कोशिश करते हो बूल वेरिएबल को, तो वो रिटर्न करता है एक इंटीजर. इट वॉन्ट रिटर्न ट्रू और फॉल्स, इट विल रिटर्न आइदर 1 और 0. अगर ट्रू होगा तो 1 रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होगा तो 0 रिटर्न करेगा. सो इधर जो हमने प्रिंट एफ किया इज प्रोग्रामिंग फन, इधर ट्रू था, इसको हमने ट्रू किया हुआ था. सो हियर जब हम प्रिंट करेंगे इट विल रिटर्न a 1. एंड एज यू कैन सी हमने इधर %d का फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ किया हुआ है, इंडिकेटिंग कि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी. सो 3 चीज़ें बूल की याद रखनी है. सबसे पहले इसका ये हेडर फाइल इंपोर्ट करना पड़ता है. दूसरी चीज़, बूल कीवर्ड टेक्स द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स. एंड तीसरी चीज़, जब हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो इसकी जो आउटपुट है इट्स रिटर्न इज एन इंटीजर, आइदर 1 और 0. और क्योंकि एज एन इंटीजर रिटर्न हो रही है, हम इसके साथ %d का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं. ये बुलियन का था छोटा सा टॉपिक, इस पे और नहीं है कोई भी इंफॉर्मेशन. नाउ हियर्स द थिंग, आप बुलियन के बगैर भी काम चला सकते हो. इफ़ यू लुक एट दिस प्रोग्राम हियर, इधर हमने कोई हेडर लाइब्रेरी इंपोर्ट की है बूल के लिए, ना तो हमने कहीं बूल का डाटा टाइप डिक्लेयर किया है. दैट्स बिकॉज सी में जब भी आप इस तरह का कोई कंडीशनल यूज़ करो, कंडीशनल मतलब कोई कंडीशन लगा दो, इधर हमने कंडीशन लगाई हुई है 10 greater than 9, दैट ऑलवेज रिटर्न्स एन इंटीजर. तो ये या तो हमें एक 1 रिटर्न करेगा या तो हमें एक 0 रिटर्न करेगा. सो इसके लिए हमें बूल लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो अब यू गाइस माइट बी वंडरिंग कि फिर बूल का हम इतनी ख्वारी करते क्यों हैं? सिर्फ ताकि अगर हमने ट्रू और फॉल्स के कीवर्ड्स अपने प्रोग्राम में यूज़ करने हो तब हम बूल का कीवर्ड यूज़ करते हैं. क्योंकि वैसे तो इधर भी जो हम यूज़ कर रहे थे, इधर भी तो इंटीजर ही रिटर्न हो रहा था ना, और इधर भी इंटीजर ही रिटर्न हो रहा है. इधर भी जो हम इसको करेंगे तो इट विल रिटर्न a 1. इधर भी वही %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हो रहा है. सो बूल का पूरा फ़ायदा यही है कि हम तब यूज़ करते हैं जो हमने रीडेबिलिटी इन्हांस करनी होती है अपने कोड की. हम चाह रहे थे कि कोई हमारा प्रोग्राम पढ़ रहा हो, उसको फ़ौरन पता चल जाए कि अच्छा ये बूल डाटा टाइप है, दैट मीन्स इट कैन आइदर बी a 0 or a 1. इट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, कोई एम्बिग्विटी ना रहे. सो दिस इज़ मोर ऑफ अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस कि जो आप अच्छा नीट कोड लिखना चाह रहे हो, आप बूल यूज़ करो, आप उसके डाटा टाइप प्रॉपर बनाओ कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है. वरना उसके बगैर भी काम चल जाता है, क्योंकि इधर भी जो हम करेंगे इज़ 10 greater than 9, तो इट विल रिटर्न a 1, जो हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब है ट्रू. लेकिन शायद कोई और हमारा प्रोग्राम पढ़ रहा हो, उनको ना समझ आए कि ये बूल यूज़ हो रहा है या क्या यूज़ हो रहा है. सो दैट्स फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज एंड वेरिएबल्स. ओके, ये सब आप लोगों ने मुझे ट्राई करके देना है. कि यू कैन मैसेज इन द चैट कि इसकी आउटपुट क्या आएगी. सुपर इजी, ये सबको आना चाहिए. गाइस जल्दी जल्दी मैसेज करो, दिस वन इज सो इजी. यस मालिक, यस 1 इट्स ट्रू. जाहिर है क्योंकि 10 की वैल्यू x में स्टोर हुई हुई है, 9 की वैल्यू y में स्टोर हुई है. 10 is greater than 9, yes that's true, and true always returns a 1, false returns 0. इस केस में true है तो it'll return a 1. तो ये सही था. Okay, try this one. ये सब लोग ट्राई करें, सिर्फ मालिक जवाब ना दे, बाकी भी जवाब दे. ये जो इक्वल ऑपरेटर होता है ना, this means that the values are equal. इसको इसके साथ नहीं कंफ्यूज करना, क्योंकि ये असाइनमेंट के लिए होता है, जब हम किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन कर रहे होते हैं. दीज आर 2 सेपरेट थिंग्स. यस, आंसर 1 0 0 आएगा. यूर राइट, मालिक ने दोबारा सही दिया जवाब. ओके,
फातिमा ने भी सही दिया है. Okay, yes, 100 आएगा क्योंकि is 10 equal to 10? Yes, true. तो 1 print होगा. Is 10 equal to 15? No, false. 0 print होगा. And is 5 equal to 55? False. 0 print होगा. So ये बस आपने याद रख लेना है कि जब भी कोई कंडीशन आए, हम किसी चीज़ को ग्रेटर दैन, इक्वल दैन, जो भी हम कंपेयर कर रहे हो, उसकी आउटपुट सी में बाइनरी होती है, या 1 होती है या 0 होती है. So yes, you guys got this right. Okay. Now ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये ऐसा है कि ये लैंग्वेज, मतलब ये हर लैंग्वेज में यही होता है तकरीबन, यही ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं. So you have to know them very well. इसमें 3 किस्म के ऑपरेटर्स आते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्शियरी. और इनके नामों से भी आपको थोड़ी सी हिंट मिल रही है. यूनरी मतलब एक वैल्यू पे ऑपरेशन होता है. यूनरी ऑपरेटर एक ही वेरिएबल या एक ही वैल्यू पे काम करता है, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस. और फिर बाइनरी मीन्स 2, राइट? बाइनरी, सो बाइनरी ऑपरेटर्स 2 वैल्यूज के दरमियान काम करते हैं. सो ये 2 वैल्यूज के दरमियान, मतलब इधर भी वैल्यू होगी, इधर भी वैल्यू होगी. एंड टर्नरी ऑपरेटर्स ये 3 ऑपरेटर्स के दरमियान काम करते हैं. सो ऑपरेंड इज व्हाट, जिस वेरिएबल के ऊपर ऑपरेटर काम कर रहा है उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं. सो इधर अगर हम x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू b चेक कर रहे हो, ये दोनों ऑपरेंड्स हैं, ये भी ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है. सो दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज टू बी माइंडफुल ऑफ. ये 3 किस्म के ऑपरेटर्स का मैंने बताया, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, और हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग विद यूनरी ऑपरेटर्स. सो यूनरी ऑपरेटर्स में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का. एंड ऑलमोस्ट जितने भी आप प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे जाके कहीं ना कहीं उनमें ये यूज़ हो रहा होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, क्योंकि ये लूप्स में भी इस्तेमाल होता है, अरेज में भी इस्तेमाल होता है, काउंटर्स में भी इस्तेमाल होता है. सो यू हैव टू लर्न दिस वेल. इसमें ऐसा होता है कि there's 2 यूनरी ऑपरेटर्स, एक प्लस प्लस और माइनस माइनस. इसको इंक्रीमेंट कहते हैं और इसको डिक्रीमेंट कहते हैं, लाइक डिक्रीज होना, डिक्रीमेंट. सो सबसे पहले जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दिस इंक्रीजेस द वैल्यू बाय 1. सो x प्लस प्लस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1. और इधर जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसको x माइनस माइनस या x माइनस 1 भी लिख सकते हैं. सो ये याद रखना है, x प्लस प्लस एंड x माइनस माइनस, दिस डिक्रीजेस द वैल्यू बाय 1, दिस इंक्रीजेस द वैल्यू बाय 1. अगर हम इसको प्रोग्राम में देखें कि प्रोग्राम में कैसे यूज हो रहा है, इधर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है 5 और हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल डिक्लेयर किया x और हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया टू अ वैल्यू ऑफ 5. अब इधर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, मीनिंग हमने प्लस 1 किया है x की वैल्यू को. सो जब हम उसको प्रिंट करेंगे अब इधर आउटपुट 6 आएगा, बिकॉज 5 प्लस 1 6 आया. और फिर अगली लाइन में हमने उसको डिक्रीमेंट किया है, मतलब हमने -1 किया x की वैल्यू से. सो x की वैल्यू इस वक्त 6 हो चुकी है. सो हम 6 में से जब -1 करेंगे तो वापस 5 आ जाएगा हमारे पास, हम उसका रिजल्ट प्रिंट कर देंगे. सो दैट्स हाउ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वर्क्स. ये अगर क्लियर है सबको तो फिर सेंड अ थम्स अप इन द चैट. यूसुफ, दैट्स अनदर वे टू राइट इट. आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस इक्वल 1, ये हम लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर आपने जो स्टैंडर्ड है ना वो यही है, आप x प्लस प्लस लिखते हो हर जगह. यस, द रिजल्ट विल बी 5. एंड पे फाइनल जो आएगा आंसर तशीफा, दैट विल बी 5. ओके, ये कॉन्सेप्ट मुझे जब मैं पढ़ी थी, सबसे पहले मैंने जब सी पढ़ी थी, दिस कंफ्यूज्ड मी अ लॉट. प्री इंक्रीमेंटिंग और पोस्ट इंक्रीमेंटिंग का कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक ये जावा में भी होता है. सो प्री इंक्रीमेंटिंग का ये होता है कि आप प्री का आपको पता है क्या मतलब है, राइट? प्री मतलब पहले. प्री इंक्रीमेंट मीन्स ये ऑपरेटर पहले वैल्यू को बढ़ाता है फिर उसको यूज करता है. सो प्री इंक्रीमेंट में वेरिएबल की वैल्यू पहले 1 बढ़ती है फिर यूज होती है. लाइक लुक, इधर अभी x इज इक्वल टू 5, फिर हमने प्री इंक्रीमेंट किया है, हमने इसको पहले मैंने आपको ऐसे करके दिखाया ना, x प्लस प्लस. अब इधर नोटिस करो, इधर प्लस प्लस x लिखा हुआ है, प्लस प्लस x मतलब पहले ये इंक्रीमेंट होगा, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 और फिर वो जाके
असाइन होगी टू वाई. सो जब हम प्रिंट करेंगे y will be equal to 6 and x is equal to 6. Does that make sense? The thumbs up page though if you understand what I just said. मतलब पहले a is equal to 6, sorry, x is equal to 6 होगा, वो जाके y में स्टोर होगा और फिर y is equal to 6 होगा. Okay, ताशिफा ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस करूँ, दिस इज फॉर एवरीवन, फिर मुझे करेक्ट कर देना चैट में. ओके, पोस्ट इंक्रीमेंटिंग में पोस्ट मींस आफ्टर, तो इसमें पहले द वैल्यू ऑफ एक्स एम को असाइन होगी और उसके बाद x will be incremented by 1. So इस वक्त x 5 है, 5 को हम m में असाइन कर देंगे, x की वैल्यू हम m में असाइन कर देंगे, m 5 हो जाएगा. फिर हम ऑपरेटर इंक्रीमेंट करेंगे, so 5 plus 1 6 हो जाएगा. That's the concept of pre-increment and post-increment. और इसी की तरह हमारे पास pre-decrement होता है और post-decrement होता है. इसमें फिर पहले हम decrement करेंगे, x को हम 4 कर देंगे, 4 को y में हम सेव कर देंगे, असाइन कर देंगे, एंड देन x भी y भी 4 होगा, x भी 4 होगा. इसमें पोस्ट डिक्रीमेंट करेंगे, सो 5 m में स्टोर हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर हम जाके n इज इक्वल टू 4 उसको डिक्रीमेंट करेंगे. सो प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? इसमें बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना आपने, जब भी बस देखना है x प्लस प्लस, यू नो दैट मीन्स के प्लस 1 हो रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की चीज़ें कोड में नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज होता है. ओके, मूविंग ऑन. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेकिन इसका सबसे कॉमन जो यूज केस होता है वो काउंटर के तौर पे होता है. So when we want to keep track of something, so either let's say for example आपने काउंट करना है कि कितने लोग एक कमरे में एंटर हो रहे हैं और कितने लोग बाहर जा रहे हैं. So you start off, आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया to 0. अगर आप इनिशियलाइज ना करते और आप ऐसे इसको छोड़ देते int people in room, वो भी ठीक होता, वो भी एक्सेप्टेबल होता, बट फिर ये होता कि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती मेमोरी में. सो इट्स ऑलवेज बेटर प्रैक्टिस कि आप उसको इक्वल टू 0 कर दो. अगर आपने उसमें फिलहाल कोई, इस वेरिएबल में फिलहाल कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी, इट्स बेस्ट कि आप उसको इक्वल टू 0 करके छोड़ दो. सो अभी हमने इंट पीपल इन रूम, अभी कोई दैट्स अज्यूम कि कोई भी नहीं है इस वक्त रूम में, तो हमने इसको खाली नहीं छोड़ना, हमने इसमें इक्वल टू 0 करके इसको छोड़ देना है. अब 3 पीपल एंटर, सो हमने एक दफ़ा इंक्रीमेंट किया 1 हो गया, दूसरी दफ़ा इंक्रीमेंट किया 2 हो गया, तीसरी दफ़ा इंक्रीमेंट किया 3 हो गया. सो अब जब वो प्रिंट एफ में प्रिंट करेगा कि कितने लोग हैं रूम में, 3 प्रिंट होगा. नाउ 1 पर्सन लीव्स, सो 1 पर्सन लीव्स हमने डिक्रीमेंट करना है, माइनस माइनस, दैट मीन्स 2 पीपल इन द रूम, और आउटपुट पी आई है 3 and 2. दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल. वैसे तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के आगे जाके काफ़ी मुश्किल एग्जाम्पल्स होंगे जो आप लोग लूप्स पढ़ोगे. So that जो हमने अभी ये सारे पढ़े ना, that was unary operators. और इसका मैंने ऐसा बताया था कि unary operators वो operators हैं जो सिर्फ एक ऑपरेंट पे काम करते हैं. So इधर हमने क्या अभी देखा है, people in room, और साथ हमने उसके साथ ऑपरेटर लगाया है. So ये सिर्फ एक वेरिएबल है, सिर्फ एक ऑपरेंड है. So ये वाले यूनरी ऑपरेटर्स सिर्फ एक वेरिएबल पे काम करते हैं, बट बाइनरी ऑपरेटर्स दीज इन्वॉल्व 2 वेरिएबल्स या 2 वैल्यूज. इसमें ज़्यादातर आप लोगों को आते होंगे क्योंकि हर लैंग्वेज में सेम होते हैं. कैन यू एक्सप्लेन द टर्म गार्बेज वैल्यू? आई विल गेट टू दैट. इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का आप सबको पता होना चाहिए. दीज आर सुपर सिंपल, अगर आपने प्रोग्रामिंग का कुछ भी पढ़ा आपको आते होंगे. रैशनल ऑपरेटर्स हम डिस्कस करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. सो लेट्स बिगिन. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने सबसे आसान वाले से शुरू कर रही हूँ. दीज आर सुपर इजी, बल्कि आप लोग इसका आउटपुट भी भेज दो चैट में. दिस इज बेसिक मैथ, ये सबको आना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है.
गाइस जो आपने आंसर्स भेजो ना वो कॉमा से सेपरेट कर दो, क्योंकि आई थिंक जब आप लोग एंटर दबाते हो ना तो फिर वो नेक्स्ट मैसेज पे चला जाता है. Okay, I think ठीक है फातिमा, that's correct. Tashifa, that's correct. मेरे से किसने क्वेश्चन जो पूछा था ऊपर, इट वाज कैन यू एक्सप्लेन द टर्म गार्बेज वैल्यू. अच्छा, गार्बेज वैल्यू ऐसे होता है कि इनको ऐसे समझ लो कि दीज आर अनप्रिडिक्टेबल वैल्यूज जो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाती हैं. एंड मेमोरी लोकेशंस में ना बहुत ज़्यादा लेफ्ट ओवर डाटा भी होता है प्रीवियस ऑपरेशन से. सो ये उन्हीं मेमोरी लोकेशंस में कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू आ जाती है जिसकी हमें समझ नहीं होती. इट विल बी लाइक कोई ऐसी अजीब सी लंबी सी वैल्यू होगी, हमें उसकी कोई समझ नहीं होगी, ना तो उसके लिए हमारी कोई अहमियत होगी. इट विल जस्ट बी अ रैंडम वैल्यू जो उस मेमोरी लोकेशन में से कहीं ना कहीं आ गई है, हम उसको इग्नोर करते हैं. वी डोंट वांट दैट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम. इट कैन कॉज अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर. तो इसलिए हमेशा हमने मेमोरी में अपनी कोई वैल्यू जो हमने इनिशलाइज की हुई है वो रखनी चाहिए. ओके, आंसर्स ये आई थिंक ऑलमोस्ट सारे लोगों ने सही किए. वन थिंग अबाउट दिस मॉड्यूलस का आप सबको पता है ना, मॉड्यूलस में ऐसा होता है कि अगर हम इस वक्त 10 मॉड्यूलस 3, दिस मीन्स कि जब हम डिवाइड करेंगे सो इधर जो रिमाइंडर आएगा 1, ये मॉड्यूलस होगा, ये इसका रिमाइंडर होगा. मॉड्यूलस मीन्स रिमाइंडर. बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबको आती हैं. इधर इंक्रीमेंट हो रहा है, सो पहले वैल्यू 5 थी, इंक्रीमेंट होके 6 हो जाएगी. इधर डिक्रीमेंट हो रहा है, पहले वैल्यू इस वक्त 6 थी, डिक्रीमेंट होके 5 हो जाएगी. सो गुड, यू गाइस गॉट दिस ऑल राइट. यस, लाइक रिमाइंडर, मॉड्यूलस इज लाइक रिमाइंडर. तो इधर जो मैंने 3 डिवाइड बाई 10 किया ना, इधर जो 1 का रिमाइंडर आया है वो इसका रिजल्ट होगा. ठीक है, दिस वी डिस्कस्ड यस्टरडे. ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, मैंने कल भी इसको एम्फेसाइज किया था. व्हेन यू डिवाइड 2 इंटीजर्स इन सी, उनका रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा. सो इधर जब मैं 10 डिवाइडेड बाई 3 करूँगी, ये दोनों इंटीजर्स हैं, इनका रिजल्ट भी इंटीजर आएगा. वैसे तो अगर मैथमेटिकली आप सोचो 10 डिवाइडेड बाई 3, अगर आप कैलकुलेटर में करके देखो 3.3333 समथिंग आता है, ठीक है. बट इधर हम ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है. दो इंटीजर्स के साथ हम कुछ भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी करेंगे, उनका रिजल्ट हमेशा इंटीजर आएगा. सो टू गेट अ डेसिमल रिजल्ट यूज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. अब इसने इधर क्या किया था, इसने पहले इंटीजर यूज किया ए और बी, एंड जब उसने उसको डिवाइड किया इट गॉट अ रिजल्ट ऑफ 3, जो कि गलत है. अगर देखा जाए मैथमेटिकली तो आंसर तो 3.333 आना चाहिए. सो द बेटर प्रैक्टिस इज कि व्हेनेवर यू आर डिवाइडिंग आप फ्लोट बना दो दोनों वेरिएबल्स को या किसी एक वेरिएबल को. जरूरी नहीं है कि दोनों फ्लोट हो, अगर कोई एक भी फ्लोट हो जाए, बेशक ये इंट हो, आपका एंड रिजल्ट फ्लोट ही आएगा. ये मैंने कल डिस्कस किया था जब मैंने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग सिखाई थी कि इफ यू डोंट वांट टू गो बैक एंड रीडिक्लेयर दिस इंट एज अ फ्लोट, आप इधर ब्रैकेट में ऐसे करके फ्लोट लिख दो और फिर ये 10 एज अ फ्लोट कंसिडर किया जाएगा. सो इज दैट क्लियर? एक फ्लोट होना चाहिए लाजमी. इट विल बी बेटर, बेस्ट प्रैक्टिस के दोनों ही फ्लोट हों, लेकिन कम से कम किसी एक को फ्लोट होना चाहिए ताकि आंसर भी फिर फ्लोट में आए. सो हियर दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर. इसका आप लोगों को बता दिया था मैंने कल. ये इक्वल साइन एक्चुअली नहीं होता. दिस मीन्स कि हम 10 की वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं. सो 10 की वैल्यू अब x के साथ एसोसिएट होगी फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम. और x किस डाटा टाइप का है? इंट डाटा टाइप का है, इंटीजर डाटा टाइप का है. ओके, देन एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर. ये अभी जो चैट में किसी ने आई थिंक मेंशन किया था पहले. दिस इज बेसिकली अगर आपने शॉर्ट हैंड यूज करना हो ना, और प्रोग्रामर ज़्यादातर यही करते हैं, हम ये नहीं लिखेंगे कि let me just show you this example. इधर अगर हम लिखते हैं x plus equal to 5, this means x is equal to x plus 5. मतलब ये एक shortcut है instead of us having to write this whole thing out. क्योंकि इसमें देखो हमें x 2 दफ़ा लिखना पड़ रहा है. x is equal to x plus 5. इसमें हमें x सिर्फ एक दफ़ा लिखना पड़ रहा है. So this is just a shortcut.
इस तरह की चीज़ें आपको शायद लगें दीज डोंट मैटर, लेकिन जब प्रोग्राम में कंपाइलिंग कर रहे होते हैं और एक-एक लाइन, एक-एक वेरिएबल, एक-एक चीज़ मैटर कर रही होती है फॉर स्पीड, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मैटर। आपने कोशिश करना आप हमेशा शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखो, क्योंकि अ प्रोग्राम हैज़ टू बी एफिशिएंट टू। ये नहीं है कि सिर्फ प्रोग्राम चल जाए, आपने उसको टाइम एफिशिएंट बनाना है। सो इट्स गुड कि आप इस तरह के शॉर्ट हैंड सीख लो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग x is equal to x plus 5, आप इस तरह से लिख लिया करो। So that's called the addition assignment operator, और इस तरह के और भी होते हैं, and this is important, very important, ये आपको याद होने चाहिए। ये मैंने अभी डिस्कस किया, ये भी डिस्कस कर लिया। इसी तरह से एक माइनस इक्वल साइन का भी होता है। सो लाइक इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसका एक्चुअली मतलब ये होगा x इज इक्वल टू x माइनस 3। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का होता है, डिविजन का होता है, मॉड्यूलस का होता है, इसका भी होता है। बट ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, सो इग्नोर दीज, ठीक है। ये मतलब जितने मैंने सी प्रोग्राम्स देखे आज तक उसमें ये यूज़ नहीं हो रहे। फोकस ऑन दीज यू शुड नो, दीज यू शुड हैव मेमोराइज्ड, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ये भी हमने क्या पढ़े थे, दीज वर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है स्पेशली आगे जाके जो हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे उनके लिए। So इधर equal to ये मैंने आपको बता दिया है। This means that the values are equal. Sorry, 1 minute guys. अदनान कोई स्टूडेंट है जो एडमिट नहीं हुआ अभी तक मीटिंग में? I don't know who it is. I'm just getting their message. उसको प्लीज चेक कर लेना। Okay, equal to इसका आपको पता चल गया, मैंने आपको समझा दिया है। Not का साइन, not means not equal. So ये भी कंडीशन होती है। ग्रेटर दैन का आपको पता है, लेस दैन का पता है। ग्रेटर दैन और इक्वल टू मतलब x की वैल्यू इधर y से बड़ी भी हो सकती है या y के बराबर भी हो सकती है। एंड देन सिमिलरली लेस दैन और इक्वल टू। सो दीज आर क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। इसमें अभी देखो हम we're using a logical operator and we're using a comparison operator. इधर हमने int age is equal to 18 set कर दिया and then we're checking is 18 greater than or equal to 18. So true है, it'll return a 1. लेकिन फिर हम कहते हैं is 18 less than 18. इधर हमने equal का साइन नहीं डाला हुआ, so क्योंकि equal का साइन नहीं डाला हुआ it'll return false, which is 0. 1 and 0 इसका आउटपुट आता है। Okay, these are logical operators और ये भी काफी important है। These are for checking जब कोई हमने कंडीशन चेक करनी होती है। Used to determine the logic between variables or values by combining multiple conditions. सबसे पहले and। अगर आप लोगों ने लॉजिक गेट्स का पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो आप लोग, तो यू गाइज विल नो दीज एंड और नॉट। एंड का मतलब है ये दोनों कंडीशंस जो इसकी राइट और लेफ्ट साइड पे ये दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब ही जाके ये 1 रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स 1 इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और का मतलब है कि कोई एक इनमें से या ये कोई एक इसमें से ट्रू हो जाए तो इट विल ओवरऑल रिटर्न अ 1। एंड नॉट मीन्स के जो भी इसके अंदर इस पेरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जो भी रिजल्ट आ रहा है, लेट्स से ये 0 आ रहा है, जब इससे निकलेंगे और इसके बाहर नॉट लगा होगा तो इट विल रिवर्स इट टू ए 1। अगर फॉर एग्जाम्पल इधर 1 आया होता, इधर से निकलेगा, इधर नॉट होगा, इट रिवर्स इट टू अ 0। सो इनका भी आपने याद रखना है। सो अभी तक हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए? वीव डिस्कस्ड यूनरी ऑपरेटर्स, वीव डिस्कस्ड बाइनरी ऑपरेटर्स, फिर किए रह गए हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी का मैंने आपको बताया था, टर्नरी मीन्स 3। ये 3 ऑपरेंड्स यूज करता है एंड सिर्फ एक ऑपरेटर है इस तरह से, इट्स कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा ये टेबल भी देख लो एक दफ़ा, दिस इज हेल्पफुल एज वेल। यूनरी एक वैल्यू पे काम करता है, बाइनरी 2 वैल्यूज पे काम करता है और टर्नरी कंडीशन चेक करके एक वैल्यू रिटर्न करता है। वी विल डिस्कस दिस अभी, लेकिन ये और ये आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, यूनरी और बाइनरी। यूसुफ कैन यू टेल मी कि किस स्टूडेंट का सेशन नहीं ज्वाइन हो रहा? क्योंकि आई थिंक अदनान ने तो सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली हैं।
ओके मुझे पूछ के बताओ क्योंकि अदनान इज एक्सेप्टिंग एवरी रिक्वेस्ट जो भी आ रही है. What are bitwise operators? मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि these are not really used. ये बहुत low level tasks के लिए यूज होते हैं like manipulating bits. ये बेसिकली जो आपने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करनी हो ये वैसे मतलब सी में नहीं यूज हो रहे होते, सी आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर विद दीज. जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो मेन है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं सी में. इसका सबको क्लियर हो गया? ओके आई थिंक वो स्टूडेंट हो गया ज्वाइन. ओके द लास्ट वन जो मैं कह रही थी टर्नरी ऑपरेटर्स, और ये जरूरी होते हैं क्योंकि ये भी एक शॉर्ट हैंड फॉर्म है फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट्स. सो इसमें हमने इस प्रोग्राम को अगर देखो int a is equal to 10 और b is equal to 20. By the way you are allowed to do this. अगर दो वेरिएबल्स हैं दोनों इंटीजर टाइप के हैं तो आप उनको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो, ये अलाउड होता है सी में. सो इधर int max भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और हमने उसको इस पे इनिशियलाइज किया है. सो इसको पढ़ने का एक तरीका होता है. सबसे पहले a is greater than b. a में हमें पता है 10 वैल्यू है, ग्रेटर दैन 20 b की जो वैल्यू है, फिर क्वेश्चन मार्क a b. इसमें ऐसा होता है कि ये कंडीशन जो भी ब्रैकेट में कंडीशन होती है ना ये सबसे पहले चेक होती है. सो इसमें 10 इज लेस देन 20, यस इट इज. तो ये सबसे पहले सॉरी 20 यस वारिस इसमें क्या एरर है? Bracket of printf is missing. Yes, it is missing. You're right. Okay, good. At least you caught that. मुझे proud teacher moment हो रहा है. Yes, you're right. और semicolon भी missing था. ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू होती है जो अगर ये ट्रू हो, ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो इट रिटर्न्स a, और अगर ये फॉल्स हो तो इट रिटर्न्स b. सो ट्रू फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन हमेशा ट्रू. कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू है इस पे चला जाता है फर्स्ट कंडीशन पे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन पे चला जाता है. इधर क्योंकि द कंडीशन वाज फॉल्स इट गोज टू b. सो int max में अब int max is equal to b हो जाएगा, और जब हम मैक्सिमम प्रिंट करेंगे तो मैक्स b की वैल्यू प्रिंट करेगी जो कि 20 है. मेरी आउटपुट आई थिंक जब मैंने स्क्रीनशॉट ली थी वाइस तो तब क्रॉप आउट हो गया होगा. So does that make sense? इसमें this is super easy. इसको बस जो भी कंडीशन होती है इसको क्वेश्चन मार्क लगा के चेक करते हैं. if this condition is true first value, if it's false तो फिर second. yes अगर true होता तो a प्रिंट होती है. इसका बस याद रखना है this is true, this is false. So जो टर्नरी ऑपरेटर है इसको it was so easy, बस एक ही लाइन पे लिखा हुआ था. लेकिन एक्चुअली हम जब हम ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में काम कर रहे होते हैं वो यूज़ एन इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स में ternary जो है ना that was basically just a short form of an if else statement. So if we write it in full form वो इस तरह से दिखेगा. So ternary is for simple conditions, लेकिन if else ज़्यादा clear होता है और आप लोग if else ही ज़्यादा use करोगे. It's more preferred when you have multiple statements या जब आपका कोई complex logic होता है program में. So इसमें देखो इसमें int a is equal to 10, b is equal to 20 और int max जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल ऐसे ही होगा. अब पहले इसका एक if का ब्लॉक आएगा और उसके बाद else का ब्लॉक आएगा. इसका सिंटैक्स भी if इधर कोई कंडीशन आती है जो कि हमने चेक करनी होती है, कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं एंड देन else के साथ कोई कंडीशन नहीं लगाते एंड देन अगेन कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं. So either let's see how this program would execute. By the way, if else statement almost हर language में ऐसे ही होती है, इसका same syntax होता है almost हर language में. So a is equal to 10
and b is equal to 20. If this is true, तो max is equal to a हो जाएगा. Else अगर ये true नहीं है तो ये skip करके else statement पे चला जाएगा. Max is equal to b, and then it would print the final answer. मतलब इस पूरे block में से निकल के जो भी आंसर आएगा वो इधर प्रिंट करेगा. So maximum is equal to 20. This is a very simple if else statement. ये clear है सबको simple if else statement? Just send a thumbs up in the chat. ताशिफा के अलावा भी सबको क्लियर है? ओके ग्रेट, ठीक है. अच्छा जी, ये जो मैंने अभी सिंटैक्स बताया इसकी थोड़ी सी और डिटेल है. इफ स्टेटमेंट चेक्स अ कंडीशन और एक्सप्रेशन. इफ द कंडीशन इज ट्रू, द कोड इनसाइड द ब्लॉक रन्स. सो ये जो हमने सबसे पहले इफ लगाया है इसके साथ हमने कोई ना कोई कंडीशन दी है. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. इफ द कंडीशन इज फॉल्स, मतलब कंडीशन मीट नहीं होती, इधर कंडीशन फॉल्स आ जाती है, सो देन एल्स ब्लॉक का कोड रन हो जाएगा. और एल्स के अंदर हमने कोई कंडीशन नहीं दी हुई होती. एंड नोटिस करो इधर हमने कर्ली ब्रेसेस में इफ को भी और एल्स को भी दोनों के साथ हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए हुए हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आए, मतलब इफ इधर आपको सिर्फ एक कंडीशन देने की इजाजत मिल रही है, राइट? क्योंकि एल्स के साथ तो आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, इधर सिर्फ एक कंडीशन दे सकते हो इफ के साथ. व्हाट इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशंस? देन वी यूज समथिंग कॉल्ड एल्स इफ. So either this is an example. Either check karo, if I say x is equal to 20 and y is equal to 18, and then मैं check करती हूँ is 20 greater than 18. If this is true, तो फिर ये print होगा x is greater than y. और मैंने इसके साथ कोई else नहीं दिया. नोटिस करो इधर सिर्फ एक if statement है, कोई else नहीं दिया. ये प्रोग्राम रन हो गया और उसने मुझे आउटपुट भी दे दिया कि x is greater than y. But what happens अगर मैंने इसमें x को 20 ही रखा है, मैंने y की वैल्यू इंक्रीज कर दिया 50. अब जब मैं करूँगी इस 20 ग्रेटर दैन 50 तो ये फॉल्स आएगा, ये कंडीशन मीट नहीं होगी. बट अब ये देखो, अब कंपाइलर कहाँ जाए आगे, क्योंकि कंडीशन तो मीट नहीं हुई. सो अब इसको तो वो एक्सिक्यूट नहीं कर सकता. आगे उसके पास कोई एल्स स्टेटमेंट की हमने बैकअप दिया नहीं हुआ कुछ भी नहीं है, बस प्रोग्राम खत्म. सो दिस जस्ट प्रिंट्स नथिंग. मतलब यूजर को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है. सो इसलिए प्रॉपर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही होती है कि जब हम कोई इफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें नहीं पता कंडीशन ट्रू होगी या नहीं, इसलिए हमेशा हमें उसके साथ एल्स देनी चाहिए. एल्स स्टेटमेंट के अगर इफ के अंदर के कोड की एक्सिक्यूशन ना हो, इट डिफर्स टू द एल्स स्टेटमेंट, वरना हमें इस तरह के आउटपुट्स मिलेंगे जिस समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ है. सो अब देखो, अब हमने इफ यूज किया है 20 ग्रेटर देन 50. नहीं, इट्स नॉट ट्रू, तो ये एक्सिक्यूट नहीं होगा. अब हमने एल्स स्टेटमेंट दी हुई है, एल्स इज इन प्लेस, हर चीज अब सही चलेगी. अब लिखेगा x इज नॉट ग्रेटर देन y एंड दैट्स व्हाट्स शोइंग अप इन आवर आउटपुट. अब कोई वो ब्लैंक स्क्रीन ब्लैंक आउटपुट वाला मसला नहीं आ रहा. सो हमेशा इफ और एल्स को एक साथ यूज करना है. ओके, दिस इज फॉर यू गाइज. अब मुझे इसकी आउटपुट बतानी है. ये दो कोड्स हैं, कोड 1 और कोड 2. इनकी मुझे आउटपुट्स चैट में मैसेज करके दो. गाइस, ताशिफा के अलावा भी और लोग भी जवाब दे सकते हैं. एल्मा, प्रिंट एफ एंड सी आउट. प्रिंट एफ सी में यूज होता है और सी आउट C++ में यूज होता है. सो यस, यू आर राइट. ताशिफा और मालिक दोनों ने जवाब दिया. यू गाइज आर राइट. इसमें यू आर अलाउड टू एंटर प्रिंट होगा और इसमें यू कैन रिलैक्स डे होगा. क्यों? क्योंकि इसमें हमने जब इंट एज इज इक्वल टू 20 हैज ID इज इक्वल टू 1 की कंडीशन लगाई है. फिर इधर हमने चेक किया है कि इफ एज इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18, सो 20 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18, यस, ये ट्रू हो गया. एंड हैज ID इक्वल टू 1, यस, ये भी ट्रू हो गया. एंड में हमने डिस्कस किया था इसमें दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए. राइट का भी ट्रू है, लेफ्ट साइड का भी ट्रू है.
सो ये कोड ब्लॉक ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, यू आर अलाउड टू एंटर, एल्स में इसको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एंड यही हमारे प्रिंट में शो हो जाएगा। फिर इधर जब आए तो इज़ वीकेंड इज इक्वल टू 1, सॉरी इज़ हॉलीडे इज इक्वल टू 0। इधर हम और का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, इसमें से राइट या लेफ्ट कोई भी ट्रू हो जाए तो पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इज़ वीकेंड इज इक्वल टू 1, यस। इज़ हॉलीडे इक्वल टू 1, वैसे तो ये नो है लेकिन क्योंकि और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, दिस विल प्रिंट यू कैन रिलैक्स टुडे एंड अगेन इसको एल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यू कैन रिलैक्स टुडे प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। इसी तरह से हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। नेस्टेड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप किसी चीज़ के अंदर एक और चीज़ रन कर रहे होते हो, मतलब उसके अंदर नेस्ट होती है, उसके अंदर एम्बेड हुई हुई होती है। सो यूजफुल व्हेन यू नीड टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस दैट डिपेंड ऑन ईच अदर। सो इधर फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स 85 आपके आए हैं, अगर आपके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं सो यू पास द एग्ज़ाम, लेकिन पास होना काफ़ी नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका ए ग्रेड आया है या क्या आप सी से पास हुए हो या क्या हुआ है। सो पहले सबसे पहली कंडीशन चेक होगी इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। इफ़ यस मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, फिर वो प्रिंट कर देगा यू पास द एग्ज़ाम। लेकिन अब आगे उसने और भी कंडीशनल्स लगाए हुए हैं, इफ़ और एल्स का एक पूरा ब्लॉक इधर भी है, इसी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है। सो इसी इफ स्टेटमेंट के अंदर इसको हम नेस्टिंग कहते हैं। और ये आगे जो हम लूप्स पढ़ेंगे अगले वीकेंड, सो इसमें भी नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। यू हैव टू बी क्लियर, नेस्टिंग मीन्स कि हम एक कंडीशनल को या एक ब्लॉक को किसी और ब्लॉक के अंदर रन करें। सो आफ्टर हम इधर यू पास द एग्जाम पे हम पहुंच के आगे उसने कहना है इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 प्रिंट यू गेट एन ए ग्रेड, एल्स यू पास्ड बट यू कैन एम हायर नेक्स्ट टाइम। और अगर इधर से हम शुरू से ये ट्रू ना हो, आपके मार्क्स 50 से ही कम हो, तो फिर वो सीधा आपको एल्स कंडीशन में भेज देगा कि आप तो फेल हो गए हो। सो आपको ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने की कि आपका ए आया है या पास हुए, आप सीधा फेल हो गए हो। सो इस तरह से दैट्स हाउ अ नेस्टेड इफ एल्स वर्क्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके ग्रेट। अब एक और कीवर्ड होता है जो हमने थोड़ा सा भी डिस्कस किया था, मैंने पहले भी बताया था, एल्स इफ। एल्स इफ का मतलब होता है कि अगर पहला कंडीशन गलत हो तो दूसरी कंडीशन को चेक करो, क्योंकि याद है हम एल्स के साथ तो कंडीशन लगा नहीं सकते और इफ के साथ सिर्फ एक कंडीशन लगी हुई होती है। बट व्हाट इफ वी वांट टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस, इधर भी हमने कंडीशन टेस्ट करनी है, इधर हमने एक और कंडीशन टेस्ट करनी है, दैट्स द काइंड ऑफ सिनेरियो वी वुड यूज एल्स इफ इन। सो एल्स इफ तब यूज होता है जब हम एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करना चाहते हैं एक के बाद एक। सो इसका सिंटैक्स भी उसी तरह से है, इफ के आगे हमने एल्स लगा देना है, एल्स इफ। इसको कंफ्यूज नहीं होना, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लगती, एल्स इफ के साथ लगा सकते हो कंडीशन। Okay, this is called an if-else-if ladder statement, ठीक है? And I know this looks kind of scary, लेकिन ये काफ़ी easy होती है, वही जो हमने अभी पढ़ी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा else-ifs use हो रहे हैं। And this is called a control structure. इसकी जो मतलब official terminology है, it's called a control structure. It gives you some control over your program. So it allows you to evaluate multiple conditions sequentially. Sequentially मतलब एक के बाद एक, and execute code of the first condition that is true. ये एक के बाद एक को execute करता जाएगा, जो भी true होगी उसको execute कर देगा. And it provides a structured way to handle complex decision-making scenarios. So इधर ये देखो क्या हो रहा है, इधर सबसे पहले वाली if statement में हमने कोई condition दी हुई है, कोई expression दी हुई है, first इसको check करेगा expression. ये ठीक नहीं होगी तो ये अगले पे चला जाएगा, it checks this expression. अगर ये भी false होगी तो ये अगले पे चला जाएगा, it checks this one. And so on जब तक ये final else statement पे नहीं पहुंचेगा। else statement के साथ कोई condition given नहीं होगी, इसमें जो होगा उसको execute कर देगा, but only if all of the above expression checks are false. ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, तब जाके इसको execute करेगा। अगर बीच में से इनमें से कोई सा भी एक सही हो जाए तो फिर वो execute होके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये else if, ये else ये execute नहीं होंगे। So Elma is asking, so nested if and else if have the same function and you can use either of them? नहीं, not necessarily, क्योंकि nested if में देखो, nested if में ये है ना nested if,
इसमें ये इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 या एल्स, ये हम सिर्फ तब चेक करें जब हमें आइडिया है कि इस बच्चे के मार्क्स पहले 50 से ज़्यादा हैं। ये तब जाके हम एक फर्दर चेक आगे लगा रहे हैं। मतलब ये इसी कंडीशन, अच्छा मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, इसी कंडीशन को आगे जाके इसका और भी फर्दर चेक्स लगा रहे हैं कि अच्छा 80 से ज़्यादा हैं, अच्छा फिर पास हो गए, उसी कंडीशन को आगे और कंडीशंस लगी जा रही हैं। लेकिन इसमें वी आर यूजिंग कम्प्लीटली डिफरेंट कंडीशंस। ये बिल्कुल अलग कोई एक कंडीशन चेक करिए, ये बिल्कुल कोई अलग कंडीशन है, ये बिल्कुल कोई अलग कंडीशन चेक करिए। दे आर नॉट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। डज दैट मेक सेंस अम्मा? अच्छा ठीक है, सो इधर ये एक मैंने फुल प्रोग्राम दिखाया है। एंड ये एक्चुअली बाय द वे फन फैक्ट, ये जो मैंने सबसे पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का मिड टर्म दिया था, ये उसमें क्वेश्चन आया था, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन, और इसमें हमने लैडर इफ एल्स यूज करना था। सो इसमें सबसे पहले हमने इंट स्कोर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वी आस्क द यूजर फॉर इनपुट, printf scanf, आई होप सबको अभी तक याद है, हमने printf scanf से इनपुट ले लिया है, एंड देन जो भी यूजर ने इनपुट किया हो, लाइक लेट्स से द यूजर इनपुट्स 30, ठीक है, मतलब बहुत ही खराब हालात हैं। सो सबसे पहले वो इधर जाके चेक करेगा इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, नहीं, 30 इज लेस देन 90। फिर इधर जाके चेक करेगा इज स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। फिर फाइनली एल्स पे पहुंचेगा printf sorry you failed, ठीक है। सो ये पूरी एग्जीक्यूशन होगी, एक एक एल्स इफ की कंडीशन चेक होगी हर दफा। ओके, अलमाज आस्किंग, लेकिन हम अगर पहले वाले में नेस्टेड के बजाय एल्स इफ यूज करें तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। यस, रिजल्ट सेम आ सकता है, बट नेस्टेड का मैंने आपको वैसे जो कॉन्सेप्ट दिया कि आप नेस्टेड तब इस्तेमाल करते हो जब आपके पास एक फर्स्ट कोई कंडीशन हो और उसी के आगे कोई सब कंडीशंस हो, उसी कंडीशन के मतलब फर्दर। एंड एल्स इफ आप तब यूज करते हो जब ये एक कंडीशन है आपके पास और ये उससे बिल्कुल अलग कोई कंडीशन है और ये बिल्कुल अलग कंडीशन है, उस तरह से। सो दिस इज नेस्टेड एंड दिस इज लैडर का कॉन्सेप्ट। सो यस, यू टेक्निकली कोड, लेकिन आपने हमेशा देखना होता है कि ज्यादा एफिशिएंट तरीका क्या है कोड में। ओके, अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है ना इस लैडर में, कि इसको लिखने में इट टेक्स सो मच टाइम, क्योंकि देखो हर दफा मुझे कंडीशन देनी पड़ रही है, हर दफा मुझे ये printf स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है, हर दफा मुझे ये ब्रैकेट्स डालने पड़ रहे हैं। इट्स सो मच वर्क एंड सो मच कोड, और इसको लिखने में भी टाइम लगता है। सो सी में देयर समथिंग कॉल्ड स्विच, और ये जावा में भी होती है। इनफैक्ट जावा की स्विच सी से बेहतर होती है कुछ एस्पेक्ट्स में, जो कि मैं अभी बताऊंगी, बट लेट्स सी कि स्विच सी में कैसे होता है। बाय द वे, अगर कॉल खत्म हो जाए ना 5 मिनट्स में, तो आप लोग रीजॉइन कर लेना, क्योंकि आज का लेक्चर में भी 15-20 मिनट्स का रिमेनिंग है। सो इफ इट एंड्स वी विल शेयर द लिंक अगेन एंड यू हैव टू रीजॉइन। ठीक है, सो स्विच स्टेटमेंट्स में इंस्टेड ऑफ राइटिंग सो मेनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स, यू कैन यूज द स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट सेलेक्ट्स वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक्स टू बी एक्सिक्यूटेड। स्विच स्टेटमेंट में ये होता है कि हमने ब्रैकेट सिर्फ एक दफ़ा डाली हुई है, कर्ली ब्रेसेस हमने सिर्फ एक दफ़ा डाली हुई है स्विच स्टेटमेंट के शुरू में और स्विच स्टेटमेंट के एंड पे, और हमने एक्सप्रेशन भी सिर्फ एक ही दफ़ा लिखी हुई है, हम बार बार नहीं लिख रहे जैसे कि हमने लैडर में लिखा था, एक ही दफ़ा हमने एक्सप्रेशन दी हुई है। और ये जाके पहले केस एक्स को चेक करेगा, इफ़ केस एक्स ट्रू हो जाता है, केस एक्स में वैल्यू कंडीशन ये एक्सप्रेशन क्लियर हो जाती है, चेक हो जाती है, तो फिर देयर इज अ की वर्ड कॉल्ड ब्रेक, ये स्विच में से ब्रेक आउट करके बाहर निकल आएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो ब्रेक इज अ की वर्ड। अब लेट्स सपोज कि ये नहीं है सही, ये एक्सप्रेशन केस एक्स में सही नहीं आती, तो फिर वो अगले केस में जाके चेक करेगा केस वाई के लिए एक्सप्रेशन सही है या नहीं, यस और नो। अगर केस वाई में एक्सप्रेशन सही आ जाती है, ट्रू आ जाती है, तो ये कोड ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा, एंड जब ये कोड ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा तो फिर इसके बाद ब्रेक एक्सिक्यूट होगा विच एंड्स द प्रोग्राम। अगर कंडीशन सही ना आए, अगर ये एक्सप्रेशन इसके लिए सही ना आए, तो ये ब्रेक नहीं करेगा, ये अगले केस पे चला जाएगा। सो ब्रेक सिर्फ तब करेगा जब एक्सप्रेशन ट्रू प्रूव हो जाए। Is that clear to everyone? मुझे thumbs up भेज दो। ये बिल्कुल जैसे जावा में स्विच होता है उसी तरह से सी में होता है। So switch is a keyword.
कीवर्ड है, हम इसको वेरिएबल के नेमिंग में यूज नहीं कर सकते. केस इज अ कीवर्ड. ये जो हम केस एक्स लिख रहे हैं, केस वाई लिख रहे हैं, ये केस कीवर्ड है. ब्रेक जो हम लिख रहे हैं ये कीवर्ड है. ब्रेक मीन्स कि ठीक है मिल के अब सही है, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है, इसको एग्जिट कर दो, स्विच स्टेटमेंट को एग्जिट कर दो, ब्रेक ले लो इसमें से. एंड लास्टली डिफॉल्ट. डिफॉल्ट बेसिकली हमने एक सेफ्टी के लिए लगाया होता है, ठीक है, कि अगर केस एक्स भी गलत निकला, केस वाई भी गलत निकला, फाइनली आप यूजर को ब्लैंक स्क्रीन ना शो करो, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था, आप कोई ना कोई इधर डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिख के दे दो उनको. And this is also a part of good coding practice कि आप default include करो. So here's a switch expression. और आप सोचोगे कि ये भी इतनी लंबी है, अभी तो हमने कहा था कि हमने लंबा कोड नहीं लिखना, बट इसमें देखो हमने सिर्फ एक दफ़ा ही कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं और हमने कंडीशन भी सिर्फ एक दफ़ा लिखी है. So अगर हम इसको नेस्ट लैडर इफ एल्स में यूज़ करते तो फिर तो काफ़ी लंबा बनता, इससे भी ज़्यादा लंबा बनता. So the switch expression is evaluated once. जो भी हमने expression दी हुई होती है वो सिर्फ एक दफ़ा evaluate होगी. इधर भी सारों में एक ही दफा ये चेक होती जाएगी. The values of the expression is compared with the values of each case. So हम चेक करेंगे केस 1 में is this true, केस 2 में is this true, केस 3 में is this true, एक एक करके चेक करेंगे. If there is a match, the associated block is executed. तो अगर केस 1 में ये हो गया मैच, केस 1 is equal to day, तो ये execute हो जाएगा. जब execute होगा तो साथ ही इसकी break statement भी execute हो जाएगी. break से ये end हो जाएगा और ये पूरे switch block में से निकल आएगा. The break statement breaks out of the switch block and stops the execution. And the default statement is optional and specifies some code to run if there is no code match. होती तो ये optional है, लेकिन like I said, it's good coding practice, आपको end पे लिखना चाहिए default case. इसमें नहीं लिखा हुआ default case, तो इसमें क्या होगा अगर गलती से int day अगर किसी ने गलती से 10 कर दिया, तो फिर क्या होगा, कोई output show नहीं होगी screen पे. So always have a default case as a safety. Okay, this is an example. इस तरह का भी मेरा क्वेश्चन आया था वैसे मिड टर्म्स में. आई थिंक इसका ये उसी तरह से है जिसे हमने इफ एल्स में आया जो मैंने दिखाया था, ऐसे वही है. एंटर योर ग्रेड. स्विच में अब हम ग्रेड की कंडीशन भेज रहे हैं. सो अब वो ग्रेड को चेक करेगा कि अगर यूजर ने फॉर एग्जांपल इधर एफ एंटर किया है, इधर स्कैन एफ में एफ सेव हुआ है, इधर ग्रेड की कंडीशन में एफ लिखा हुआ आ जाएगा. अब वो चेक करेगा कंडीशन केस ए में, is A equal to F? No. Is B equal to F? No. C equal to F? No. D is equal to F? No. इधर finally जब आएगा, so case F में F is equal to F. So अब वो print करेगा sorry you failed the exam, और फिर वो break करके इस switch में से निकल आएगा और ये end हो जाएगा. अगर इसमें से आपने for example आपने E enter कर दो, तो फिर क्या होगा, ये कोई भी कहीं पे भी मैच नहीं करेगा, फिर आप डिफॉल्ट केस में चले जाओगे इनवैलिड ग्रेड एंटर्ड. इसमें जब हम कोड करते हैं ना, तो लाइक आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस साथ साथ की प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी क्या होती है. ज़्यादातर अगर आपको पता है कि मोस्ट लाइकली जो भी कंडीशन होगी वो केस ए में होगी, आपको मोस्ट लाइकली ऊपर लिखना चाहिए, ताकि आपको आपका जब कंपाइलर रन करे उसको एक एक को जाके चेक ना करना पड़े. आपको पता है कि मेजॉरिटी कंडीशन इसी केस में लाई करती है, आप इसको सबसे पहले लिखा करो, और जो सबसे रेयर कंडीशन मतलब सबसे रेयर केस होता है उसको आप एंड पे लिखा करो. लाइक अगर आप इसमें लिख रहे हो, आपको पता है कि इजी एग्जाम था, ज़्यादातर बच्चों ने ए ग्रेड ही लेना है, तो आप केस ए को ही ऊपर लिखो, ताकि आपके कंपाइलर को जाके ये ना हो कि आप केस ए इधर आपने लिखा हो और आपके कंपाइलर को इसको चेक करना पड़े, इसको चेक करना पड़े, इसको चेक करना पड़े, फिर जाके केस ए पे पहुंचे. ओके, अदनान हैज शेयर्ड द गूगल मीट लिंक. हम अभी उधर स्विच कर लेते हैं दिस, क्योंकि मेरा अभी 10 मिनट्स रहते हैं, सो इट्स बेटर कि हम अभी स्विच कर दें. गाइस जो चैट में लिंक आई हुई है सब उसको ओपन कर लें. इधर से मैं एंड कर रही हूँ, ठीक है.
बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दोबारा ओके इसमें मैं कह रही थी कि जो केस आपको पता होता है कि सब मोस्ट लाइकली यही कंडीशन को ट्रू कर देगा, आप इसको ऊपर ही लिखा करो। दैट्स बेटर कोडिंग प्रैक्टिस के बजाय आप बिल्कुल नीचे लिखो और आपके कंपाइलर को एक एक को जाके चेक करना पड़े, फिर जाके इसको पता चले कि ये वाली ट्रू थी। दैट सेव्स टाइम एज वेल। ओके MCQs कर दूं स्टार्ट? इफ यू गाइस आर रेडी सेंड अ थम्स अप। इसके लिए बेसिकली जैसे कल और परसों किया था, आपने जल्दी से चैट में इसका आंसर भेजना होता है। अल्तमश के अलावा कोई कोई तैयार है? ओके अब्दुल्ला फातिमा, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो चैट में भेज देना इसका आंसर। Yes, the answer is A. सबसे पहले मालिक ने दिया जवाब yes. The answer is A. To select one of many code blocks to be executed. That's why switch is used. ठीक है, ये सबने सही दिया. I'm not going to explain it. Let's move on. Okay, मालिक ने दोबारा आंसर सबसे पहले दिया and then फातिमा, ठीक है। Yes, the answer is B. जो ब्रेक होता है I told you वो एक की वर्ड होता है। It means कि अब बस इस प्रोग्राम इस ब्लॉक से निकल आओ, इसको एंड करो। Try this one. Yes, again सबने सही दिया है। The answer is B. ठीक है, ये भी काफी इजी था। Try this one. Guys, हर दफा मालिक सबसे पहले जवाब देता है, so you guys need to do this quickly. Rapid fire का मतलब है जल्दी जल्दी जवाब दो। Yes, to test multiple conditions after one another. क्योंकि if else जब यूज करते हैं, if else में तो सिर्फ एक ही कंडीशन आती है ना, जो हम if के साथ लगाते हैं। else के साथ तो हम कोई कंडीशन नहीं टेस्ट कर सकते। So फिर हमने मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती हैं, हम else if लगा देते हैं और उसके साथ कोई ना कोई कंडीशन लिख देते हैं। Yes, the majority of you got this right. Let's try this one. इसको जरा ध्यान से करो क्योंकि इसका आंसर इज नॉट A. B है, इसका आंसर B है। It's going to print B. ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारे लोगों ने सही किया। Moving on. Try this one. Okay, ताशिफा ने सबसे पहले जवाब दिया yes, true. इसको सब ट्राई कर लें एक दफा, क्योंकि हमने एंड का लॉजिक ऑपरेटर यूज किया हुआ है। इट मींस कि दोनों कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए, तब जाके ये पूरा ट्रू होगा। ठीक है, ट्राई दिस वन। यस, ताशिफा ने दोबारा सबसे पहले जवाब दिया यस, द आंसर इज बी 10। दिस इज टर्नरी ऑपरेटर जो हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था। ये वाली कंडीशन चेक होगी, इज a ग्रेटर देन 3, इज 4 ग्रेटर देन 3। ट्रू होगा तो 10 प्रिंट होगा, फॉल्स होगा तो 20 प्रिंट होगा। ये याद रखना, ही थोड़ा सा इसका सिंटैक्स ट्रिकी होता है, टर्नरी ऑपरेटर।
Try this one. Yes, B है. और इधर नोटिस करो कि x प्लस प्लस ये उसके बाद लिखा हुआ है x के बाद. So this is post increment, which means कि it'll print the current value 5 first and then वो x to 6 internally increase करेगा. ये second last question है. Try this one. ये सबसे आसान है guys. Yes, this is a logical operator. इसके मैंने बताए थे 3 logical operators होते हैं and, or, and not. Okay, last question. Yes, I think फातिमा ने सबसे पहले दिया जवाब. If condition का ये होता है. If condition and then साथ curly braces. Okay, that was the last MCQ. Before we end, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है. ये सब कुछ अब crystal clear होना चाहिए क्योंकि this is what we did Friday, Saturday, Sunday. तो इसमें अगर किसी को कोई issue है, you guys can message me later क्योंकि group में I think सब add हैं. ये जो topics हैं ये काफ़ी tricky हैं. इनको हम next weekend करेंगे. Next weekend Friday, Saturday और Sunday इसी time पे sessions होंगे. Timing will decide by poll. We'll try to cover loops, arrays, pointers, memory addressing, basically जो सारे मुश्किल topics हैं that no one likes. ये हम next weekend cover करेंगे. Okay, practice के लिए we're going to be using a website hackerrank.com. इसको hackerrank.com को आपने खोल के एक दफ़ा देख लो. We will assign you questions from this. इसका ये होता है कि जो आप करते हो आपको इसके ऊपर एंड पे प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है जब आप किसी एक लैंग्वेज के सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेते हो. लाइक अगर आपने सी का हैकर रैंक करना है तो उसके जो आप सारे एक्सरसाइजेस चैलेंजेस कंप्लीट कर लोगे आपको एंड पे सर्टिफिकेट मिलेगा और वो आप अपने लिंक्डइन पे भी लगा सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो ऐड इट टू योर सीवी टू शो कि आपने ये लैंग्वेज मास्टर की हुई है, इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी है. सो इसमें डिफिकल्टी लेवल्स भी होते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड. इस वक्त आप लोग इजी वाले तकरीबन सारे सॉल्व कर सकोगे विद द नॉलेज दैट यू गेन्ड इन दीज पास्ट 3 days. इसको मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स भेजूंगी एंड आप लोग सॉल्व कर लेना. फॉर नाउ यू कैन जस्ट लॉग इन एंड क्रिएट एन अकाउंट. ठीक है, थ्रू आउट द वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप लोगों ने 4 दिन होंगे, 4 प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको, वो आपने सॉल्व करने हैं. एंड ये चैलेंजेस मुश्किल नहीं होते. लाइक इसको देखो, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, ईजी है ये. प्लेइंग विद कैरेक्टर्स हमने ये देखा हुआ है. सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 numbers कल मैंने आपसे लाइव कोड करवाया था. सो दीज आर वेरी ईजी. इसको करने का ये फ़ायदा हुआ आपकी, क्योंकि मैं तो सिखा रही हूँ ना, जब तक आप लोग खुद नहीं करोगे आपके फंडामेंटल्स बिल्ड नहीं होंगे. सो इसको करने से आपके फंडामेंटल्स भी बिल्ड हो जाएंगे और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा. एंड लास्टली जो मैं पिछले 3 सेशंस दिखा रही हूँ, प्लीज़ सेल्फ स्टडी भी करनी है साथ साथ. आई नो टाइम नहीं मिलता होगा, सो दैट्स वाई मैंने वो वाली 2 रिसोर्सेज शो किए हैं जिसमें सबसे कंसाइज करके लिखा हुआ है, कोई लंबी कहानियाँ नहीं है. एक ये टेक्स्ट बुक है जिसका मैंने PDF शेयर किया हुआ है ग्रुप में, और एक ये वेबसाइट है विच आई लव. दिस वेबसाइट ने मतलब इसकी वजह से मुझे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतनी अच्छी आती हैं. इट्स फ्रॉम W3 schools एंड दैट्स इट. ठीक है, अब जिसके क्वेश्चन नहीं है वो लीव कर सकता है और जिसके क्वेश्चन हैं यू कैन स्टे एंड आई विल आंसर. अच्छा, 1 क्वेश्चन, हम स्विच यूज़ करते हैं विद इक्वल टू ऑपरेटर अगर हमने ऐसी कंडीशन चेक करनी हो जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन एक्सेट्रा यूज़ करना है विद इक्वल. यस, यू कैन डू दैट, लेकिन आप उसकी जो स्विच की कंडीशन होगी, लाइक जब आप स्विच लिखोगे आप उस पर लिख देना कंडीशन जो भी आपने चेक करनी होगी, लिख देना. अच्छा, दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांट टू से कि आप जब जावा में करते हो ना तो आप जावा में इधर स्ट्रिंग भी कंडीशन दे सकते हो, लेकिन आप सी में ऐसे नहीं कर सकते. इधर सी में आप कंडीशन एज अ स्ट्रिंग नहीं यूज कर सकते. Waris, can I go with medium level now? I don't think so. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. I don't think you can go for medium level yet. Right now, stick to easy level. वही सारे अगर आप अच्छी तरह से कर लो और समझ लो, वही बहुत बड़ी बात होगी. ताशिफा, it would be helpful if you share the link of HackerRank. Okay, ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगी और हम लोग आपको उसी में से प्रॉब्लम्स भी असाइन करेंगे.
यस फातिमा, आपको तीनों लेवल्स करने पड़ते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड, फिर जाके आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वो इतनी आसानी से नहीं देते।